आइडिया था लिबरल नेशनलिज्म का, यानी लिबरलिज्म। तो ये आइडिया क्या करता था, तो पढ़ते हैं इस टॉपिक को। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? तो लिबरल नेशनलिज्म का आइडिया क्या कहता था कि जो ऑटो करेंसी है वो खत्म होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट बने जनता के हिसाब से बने, हर एक नागरिक के पास आज़ादी होनी चाहिए, है ना, और कानून की नज़र में सब बराबर होने चाहिए। तो बच्चों पहले फ्रांस में क्या चलता था कि चर्च के जो लोग थे उन्हें जन्म से प्रिविलेजेस मिलते थे, जो कि गलत था। इन प्रिविलेजेस को खत्म कर देनी चाहिए, ऐसा मिडिल फैमिली वाले लोगों का सोच था। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए जिसके हिसाब से गवर्नमेंट काम करे, और गवर्नमेंट एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। इन्हीं चीज़ों के लिए मिडिल क्लास के लोग स्ट्रगल कर रहे थे। पर इसमें एक प्रॉब्लम थी, पर प्रॉब्लम क्या थी, जो मिडिल क्लास के लोग वुमेन को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वुमेन को नहीं, भले ही वोटिंग राइट की मांग कर रहे थे, पर मेंस के लिए डिमांड कर रहे थे बस, मतलब वो मेंस के लिए सपोर्ट कर रहे थे, वुमेन्स के लिए नहीं कर रहे थे। और वैसे मेंस के लिए मांग कर रहे थे जिनके पास प्रॉपर्टी हो। अब तुम सोचो, अब आप खुद ही सोचो, जिन लोगों के लिए डिमांड नहीं कर रहे थे, मतलब जिन लोगों के लिए वो डिमांड नहीं कर रहे थे, वो क्या करेगा, प्रोटेस्ट तो करेंगे ना। मतलब वो कौन चीज़ों के लिए, मतलब किन लोगों के लिए वो डिमांड नहीं कर रहे थे, ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास प्रॉपर्टी है उन्हीं का डिमांड कर रहे थे। और अमीर, गरीब, किसान, ठीक है, ये सारे लोगों को वो डिमांड नहीं कर रहे थे। कौन? मिडिल क्लास के लोग, है ना। तो अब हो गया क्या, जिन लोगों के लिए वो डिमांड नहीं कर रहे थे, तो वो लोग क्या करेगा, प्रोटेस्ट तो करेंगे, है ना, प्रोटेस्ट करेंगे ना। तो और समझो, और देखिएगा, जो मेंस थे यूरोप में, और वैसे वुमेन जिसका वो डिमांड नहीं कर रहे थे, वो यूरोप में अलग अलग जगह में जाकर क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। इन सब के अलावा एक और प्रॉब्लम चल रही थी यूरोप के अंदर में, जो था वो ट्रेडर्स। अब उन्हें देखिए, जो ट्रेडर्स होते थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा टैक्स भरना पड़ता था, तब जाकर ट्रेडर्स को ट्रेड कर पाते थे। अब देखिए, जब ट्रेडर्स हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग जाते थे, तो व्यापार किस लिए जाते थे, तो व्यापार के लिए जाते थे, तो उन्हें 11 जगहों पर टैक्स देना पड़ता था, वो भी 5% के हिसाब से। आप खुद ही सोचो, इतना टैक्स ट्रेडर्स पे करेंगे तो कमाएंगे क्या। तो इनको बहुत प्रॉब्लम होती थी। इसके बाद भी कई प्रकार के करेंसी चलती थी, लगभग 30 प्रकार की करेंसी उस टाइम चलती थी फ्रांस में। इसलिए और भी दिक्कत आती थी। क्या दिक्कत आती थी, देखो, उन्हें हर एक स्टेट में करेंसी चेंज करनी पड़ती थी, है ना। तो क्या हुआ, 1834 में कस्टम यूनियन फॉर्म हुआ, जिसका नाम था जुलबरीन। इसे प्रूसिया ने स्टार्ट किया था बच्चों, प्रूसिया, रसिया नहीं, ठीक है, प्रूसिया। और बाद में जाकर अदर जर्मन स्टेट भी ज्वाइन हो गए। और इसने 3 काम किया, जो अलग अलग जगहों पर टैक्स भरे जाते थे उनको हटा दिया, जो अलग अलग करेंसी चल रही थी यूरोप के अंदर में, उनको रिड्यूस करके 2 तरह के करेंसी में कर दी। तीसरा, रेलवे नेटवर्क को प्रमोट कर दिया, जिससे ट्रेडिंग और भी आसानी से हो सके, ठीक है। अ न्यू कंजर्वेशन आफ्टर 1815। अब स्टूडेंट्स, मैंने नेपोलियन की स्टोरी सुनाई थी। मैंने आपको बताया था कि नेपोलियन ने 1799 से रूल करना स्टार्ट किया, और उनका रूल 1815 तक चलता है। तो 1815 में ऐसा क्या हुआ कि नेपोलियन का रूल खत्म हो जाता है। एक्चुअली में 1815 में होता है फाइट, जिसमें एक तरफ नेपोलियन होता है, दूसरी तरफ 4 कंट्री होती है, ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया। और इसी फाइट को बैटल ऑफ वाटरलू कहा जाता है। और इसी फाइट का रिजल्ट क्या होता है कि नेपोलियन हार जाता है, और नेपोलियन के हारने के बाद जीती हुई स्टेट्स जो ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया, ये कौन थे, कंजर्वेटिव लोग थे। ये नहीं चाहते थे कि सोसाइटी में कोई चेंज मतलब आए, उन्हें मोनार्ची पसंद थी, ये चाहते थे कि मोनार्ची फिर से वापस आ जाए। तो ये क्या करते हैं कि ये कंजर्वेटिज्म लाते हैं,
नेपोलियन जो भी कुछ किया था सोसाइटी में, वो उन सारी चीज़ों को हटाकर उन्हें वापस लाते हैं। साथ में यूरोप में जो भी चेंज हुए थे उन्हें पहले जैसा कर देते हैं, जैसे कि मोनार्ची सिस्टम को वापस ले आते हैं, चर्च के पावर को वापस ले आते हैं, सोशल हेरार्की को वापस ले आते हैं, जो सेंसरशिप को भी नहीं छोड़ा। इन्होंने सेंसरशिप भी लगा दिया जाता है लोगों के प्रति। सबके अलावा इन सारे स्टेट ने एक ट्रीटी साइन की जिसका नाम था ट्रीट्स ऑफ वियना। 1850 साइन की गई थी। इनको होस्ट कर रहे थे ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मार्टिनिच। तो इस ट्रीटी चार्ट में क्या था स्टूडेंट्स, और क्या क्या चेंजेस आया था इनके वजह से, चलिए देखते हैं। बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड इन फ्रेंच में जो बार्बन डायनेस्टी चलती थी पहले जिसे बीच में हटा दिया था, उसे फिर से रिस्टोर कर दिया। फ्रांस की चारों तरफ बाउंड्रीज पर स्टेट सेटअप किया गया जिससे फ्रांस का एक्सपेंशन ना हो। ठीक है, प्रूसिया को कुछ इंपॉर्टेंट टेरिटरीज दी गई और ऑस्ट्रिया को नॉर्थ इटली में कंट्रोल मिल गई। रशिया को पोलैंड दे दिया गया। रशिया ने कॉन्फेडरेशन बनाई थी जिसमें 39 स्टेट को उन्होंने अनटच रहने दिया। ठीक है, बाकी तो आपको पता है कि नेपोलियन के हर चीज़ों को उन्होंने एक्सचेंज कर दिया। अब स्टूडेंट्स, दो ट्रेचियो के बाद यूरोप में पूरी तरह से क्या आया, मोनार्ची आ गई, तो उनके कंजर्वेटिव लोग के पास पावर भी आ गई। द रिवोल्यूशनरीज, कई सारे लिबरल नेशनलिज्म लोग खुश नहीं थे। 1815 के बाद जितने भी लिबरल नेशनलिज्म लोग थे वे अंडरग्राउंड हो गए। क्यों? क्योंकि जो पावर था वो कंजर्वेटिव लोग के पास पहुंच चुकी थी, तो ये ओपनली कुछ कर नहीं सकते थे, तो इसने चोरी छुपे सीक्रेट ग्रुप बनाना स्टार्ट कर दिए। ये नहीं चाहते थे कि यूरोप में मोनार्ची या फिर ऑटोक्रेटिक रूल रहे, इन्हें पूरी तरह से आज़ादी चाहिए था। अब आते हैं गोसिपी मैजनी। इनका जन्म 1807 जिनोवा में हुआ था। ये इटली के रिवोल्यूशनरी थे। ये एक सोसाइटी के मेंबर भी थे जिसका नाम था, उस सोसाइटी का नाम कार्बोनरी, और साथ में 2 सीक्रेट सोसाइटी भी बनाई थी जिसका नाम था यंग इटली इन मार्सिली और दूसरी थी यंग यूरोप इन बर्ने। ये 2 सोसाइटी बनाई थी। ये इटली के ही थे, तो ये चाहते थे कि इटली जो है नेशन स्टेट बने। इन्हें देखकर यूरोप में भी अलग अलग जगहों पर सीक्रेट सोसाइटी बनाना स्टार्ट हो जाती है। अब आप ही सोचो कि इतने सारे सीक्रेट सोसाइटी बनेगी तो क्या होगा, रिवोल्यूशनरी तो होना ही होगा, ऑफ कोर्स होगा। द एज ऑफ रिवोल्यूशन 1830 से लेकर 1848 के जो दौर है, इसमें यूरोप के अंदर कई सारे रिवोल्यूशन होती है। ठीक है, अब इसलिए इस दौर को एज ऑफ रिवोल्यूशन बोला जाता है। इस दौर में दो ही रिवोल्यूशन हुए थे, और एक तो हुआ था जुलाई रिवोल्यूशन और दूसरा हुआ था ग्रीक रिवोल्यूशन। तो सबसे पहले बात करते हैं जुलाई रिवोल्यूशन की। तो जुलाई रिवोल्यूशन 2 जगहों पर होता है, पहला फ्रेंच के ऊपर, दूसरा बेल्जियम के ऊपर। फ्रांस में क्या होता है कि बर्बन किंग को हटा दिया जाता है, मतलब कंजर्वेटिव लोग ने बर्बन डायनेस्टी सेटअप किए थे फ्रांस के अंदर, तो उसको हटा दिया जाता है और साथ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची सेट कर दिया जाता है। पर मोनार्ची तो रहेगी, पर काम जो होगा कॉन्स्टिट्यूशनल के तौर तरीके से होगी। और इसके अलावा लुइस फिलिपी को फ्रांस का हेड बना दिया जाता है। अब बात करते हैं बेल्जियम की। पहले क्या होता था कि पहले यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का पार्ट होता था बेल्जियम। ठीक है, मतलब बेल्जियम जो होगा नीदरलैंड के, मतलब वो नीदरलैंड के अंदर में आता था पहले बेल्जियम। तो जो बेल्जियम के लोग थे उनके आज़ादी, मतलब बेल्जियम के जो लोग थे उनको आज़ादी चाहिए थी, तो वे सब अलग ही नेशन बनाना चाहते थे। और इसी कारण से बेल्जियम में भी रिवोल्यूशन होता है, और इस रिवोल्यूशन का रिजल्ट ये आता है कि बेल्जियम आज़ाद हो जाता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से।